नमो नमः प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं अविनाश इंटर जोन। ठीक है, तो आज हम लोग 11th क्लास का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पूस की रात। और बहुत ही मजेदार कहानी है और इसको बहुत बढ़िया से हम लोग देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूस की रात कहानी। ठीक है, कहानी का नाम है पूस की रात। तो पूस का मतलब क्या होता है? पूस का मतलब होता है जनवरी। ठीक है, जो जनवरी का महीना होता है उसको पूस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूस की रात की बात चल रही है, जनवरी की रात की बात चल रही है। ठीक है, ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम है हल्कू। ठीक है, हल्कू किसान के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पूस की रात कहानी का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ध्यान रखिएगा, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। एग्जाम में आप सभी से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है, यही है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में इनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, यानी कि जिसको अभी हम लोग बनारस बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछता है कि मूल नाम इनका क्या था, तो धनपत राय। ठीक है, मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय था। और लोग इनको आरंभी लेखन नवाब राय के नाम से भी जानते थे। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कि लोग किसे आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्रेमचंद जी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके माता पिता कौन थे? तो आनंदी देवी इनके माता जी थी और मुंशी अजायब राय इनके पिताजी थे। ठीक है, देखिए 1910 में इन्होंने इंटर की परीक्षा दी थी और 1919 में इन्होंने बीए की परीक्षा दी थी। ये जितना मैंने बताया ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत आता है। ठीक है, तो चलिए, तो जो लोग नए नए होंगे चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब करके ये जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको जरूर टच कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में और भी कुछ जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वृत्ति यानी कि प्राइवेट ट्यूशन में उन्होंने पढ़ाया, अध्यापकी उन्होंने किया, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी भी उन्होंने किया, और जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर उन्होंने अपना सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक, आगे देखिए। मर्यादा माधुरी जागरण हंस, इसकी संपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा हमारे प्रेमचंद जी ने किया था। ठीक है, प्रेमचंद जी ने किन किन चीजों का संपादन किया था? तो मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो देखते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीजों का इन्होंने लिखा है। ठीक है, इनको लिखा है। पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सेवा सदन किसकी प्रमुख कृति है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये है प्रेमचंद की कृति। फिर ऐसा पूछ सकता है कि प्रेम आश्रम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग बताएंगे ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसी तरह से रंगभूमि, कायाकल्प, ये कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इन्होंने कितनी कहानियां लिखी है, तो आप लोग बताइएगा। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखा है। ठीक है, जिसमें मानसरोवर है जो कि 8 खंड में है, अनेक निबंध, अनेक लेख, अनेक टिप्पणियां भी इन्होंने लिखी, बहुत सारे प्रसंग भी इन्होंने लिखे। ठीक है, बहुत सारे संकलित और बहुत सारे इन्होंने अनुवाद भी किए, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी कहानियां, कविताएं, ठीक है, उपन्यास आदि सारी चीजें ये लिखा रहते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइड में आप सभी को एक फोटो दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक किसान है जो कि ये चिलम पी रहा है। ठीक है, और नीचे एक छोटा सा कुत्ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहानी में कैरेक्टर है इसका। ठीक है, ये जो है इसका नाम है हल्कू। ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है? हल्कू किसान। ये एक हल्कू है, किसान है। ठीक है, इसका नाम हल्कू है। और ये उसका कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। ठीक है, और ये चिलम पी रहा है, रात के समय में अपने खेत पर आया हुआ है, बांस के खटोले पर बैठा हुआ है। ठीक है, कहानी में हम सब बताएंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे झुंड जो है आ गया है, नीलगायों का झुंड आ गया है। ठीक है, और वो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। जबरा तो यहाँ पर भौंक रहा है, सबको भौंक रहा है कि भगा रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हल्कू आराम से बैठ के आग ताप रहा है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कहानी में कि इस तरह से मतलब दृश्य दिखाए गए हैं? तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है,
तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक एकदम जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अपना नाम भी लिख सकते हैं। चलिए कहानी का स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होता है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली। क्या हुआ कि हल्कू अगर बोला कि सहना आया, यह सहना कौन है, तो याद रखिएगा सहना एक जमींदार है, ठीक है, जहां से इन्होंने पैसे उधार लिए थे उनसे, ठीक है, नहीं होते हैं गांव गांव देहात में जिससे पैसे उधार लिया जाता है, तो हल्कू किसान है, ठीक, हल्कू एक किसान है जो कि सहना से क्या लेता है, पैसे उधार ले लिया था। तो वो आया था और वो मांग रहा था, तो बोला हल्कू अपनी स्त्री से जाकर, अपनी पत्नी से जाकर बोला, पत्नी का नाम है मुन्नी, याद रखिए पत्नी का नाम क्या है, मुन्नी है। तो मुन्नी से जाकर बोला कि जो पैसे रखे वो दे दो ना, मैं इसको दे दूं, नहीं तो ये बेकार में आकर हम हल्ला मचाएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोले, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं, ठीक है। पीछे फिर बोली कि 3 रुपए ही है तुम्हारे पास, अब माघ पूस का समय आ रहा है, यानी कि ठंडा का समय आ रहा है, तुम हार पर यानी कि खेत पर कैसे समय बिताओगे, हार मतलब क्या होता है यहाँ पर, खेत होता है, कि खेत पर तुम कैसे जाओगे, कह दो जब फसल मिलेगा, जब फसल हम लोगों का पूरा हो जाएगा तब उसको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल दो उसको। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, कुछ सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएंगे, ठीक है। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया, ठीक है। वो सोचा कि सच में सही बात है, ठंडा का समय आ गया है, जनवरी की रात आ रही है, ठीक है, जनवरी की रात आ गई है, अगर मैं खेत में जाऊंगा तो वहां पे मुझे बहुत ठंडा लगेगा, लेकिन ये जो सहना आया है, अगर इसको मैं पैसे नहीं दूंगा, देखिए इन्होंने बहुत मेहनत से कंबल लेने के लिए पैसे इन्होंने जुटाए थे, ठीक है, लेकिन सहना आ गया, अब सहना को पैसे देंगे तो कंबल नहीं ले सकते थे, यही बेचारा सोच रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि अगर उसको नहीं दिया तो वो गालियां देगा, लोगों के सामने मुझको बेइज्जत करेगा, जो कि बहुत खराब लगता है। तो बोला कि जाने दो, जो भी होगा पैसे इसको दे देते हैं, ठंडा के उतरे हम काट लेंगे, ठीक है, ऐसे सोचता है बेचारा, भारी भर का अपना शरीर लेके आराम से चलता है, ठीक है। और स्त्री के समीप आके फिर बोलता है खुशामद करके कि गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा, ठीक है, कि यार दे दो ना पैसे, छोड़ो, कंबल के लिए मैं दूसरा उपाय खोज लूंगा, ठीक है। देखते हैं मुन्नी क्या करती है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली कि कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे और कौन खैरात दे देगा तुमको कंबल, ठीक है। अब इसकी बीवी एकदम गुस्सा हो जाती है, मुन्नी एकदम आंखें तरेर के बोलती है, हाँ हाँ कर चुके दूसरा उपाय, देखते ही है तुम कैसे पैसे इकट्ठे करते हो, बताओ तो कौन सा तुम उपाय करोगे, कौन तुमको कंबल दे देगा, कौन तुमको पैसा दे देगा, थोड़ा गुस्सा में वो बोलती है, ठीक है। खैर मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वो मुन्नी कर रही है, ठीक है, चलिए मैं उसको समझा रहा हूँ। आगे देखिए, न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो किसानी, ठीक है, खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपए न दूंगी तो न दूंगी, ठीक है, एकदम गुस्से से बोलती है कि पता ही नहीं चलता है कि कितना हम लोगों ने उधार उससे ले लिया है, मर मर के खेती करते हैं, जो फसल आता है पैसा आता है उसी को दे देते हैं, जब फसल करते हैं पैसा आता है उसी को दे देते हैं, इससे अच्छा तो किसानी ही छोड़ दो और मजदूरी कर लो, कम से कम खाना तो खा पाएंगे बढ़िया से, चैन से, बिना टेंशन के, ऐसे ऐसे वो बोल रही थी गुस्से में, ठीक है। अरे मैं रुपये नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, एकदम गुस्सा में बोलती है कि मैं रुपए नहीं दूंगी, ठीक है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं, मुन्नी ने तड़प पर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है, बेचारा हल्कू उदास होकर बोलता है, तो तुम ही बताओ क्या मैं गाली खाऊं उससे, वो लोगों के सामने मुझको बेइज्जत करेगा, मैं ऐसे रहूं, बोलो तुम ही बोलो, ऐसे बोलता है, ठीक। तो फिर वो बोलती है गुस्सा से, गाली देगा उसी का राज है, देखते हैं कैसे गाली दे रहा है, ठीक है, गुस्से से एकदम बोलती है। खैर वो औरतें थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हैं। चलो, मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, ठीक है, एकदम गुस्सा से तो बोल रही थी, लेकिन उसको पता था कि आखिर पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो शांत हो गई, ठीक। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, हल्कू जो चीज बोल रहा था कि देना ही पड़ेगा, ये एकदम सत्य बात था, उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गाली देगा, ठीक है। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था, उसे जाकर आले पर रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए, फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी ही धौस तो न चलेगी,
अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और उसी में झोंक दो उसको धौंस, ठीक है। कह रहे कि इसके बाद से तुम खेती नहीं करोगे, ठीक है, तुम मजदूरी करोगे, मजदूरी करो, अपना आराम से जाओ। और मजदूरी करने में क्या होता है, अपना जाएंगे काम करेंगे, दिन भर 300 रुपया मिलेगा, 300 साढ़े 300 रुपया, उनमें कुछ खाएंगे कुछ बचाएंगे, यही ना होता है जी। तो कम से कम मजदूरी तो बढ़िया है किसानी से, तो ऐसा वो समझाती है, ठीक है, समझाने में भी अच्छी है, थोड़ा गुस्सा करती है लेकिन समझदार है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोलती है, नहीं तो जीवन भर हम लोग बाकी ही चुकाते रह जाएंगे, है ना जी। चलिए, उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के जमा किए थे, ठीक है। मजदूरी से एक एक पैसा काट कर कितने पैसे जमा किए थे, तो याद रखिएगा 3 रुपए, ठीक है। याद रखिएगा कंबल के लिए कितने रुपए उन्होंने इकट्ठा किए थे, तो 3 रुपए, ठीक है। चलिए, वह आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों के छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था, ठीक है। बेचारा एकदम पैसा निकाला, ठीक है, पैसा कितना मुश्किल से उसने 3 रुपया इकट्ठा किया था, उसने पैसा निकाला और ऐसे दिया जैसे कि वो अपना हृदय निकाल के दे रहा हो, ठीक है। ऐसा मतलब उसको दर्द हो रहा था कि कितना मेहनत से पैसे निकाले और उसको देना पड़ रहा है, कंबल खरीदने के लिए दिए थे, ठीक है। अब बेचारा जाता है अपना खेत में, ठीक है, कैसे कैसी अंधेरी रात है, तो पूस की अंधेरी रात, यानी कि जनवरी की एकदम अंधेरी सी रात है, ठीक है। एकदम आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम पड़ते हैं, यानी कि इतनी ठंडा है कि लगता है कि आकाश में जो तारे हैं वो भी ठिठुर रहे हैं ठंडे से। और उस समय हल्कू को अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों के पास एक बांस का बना हुआ खटोला था, उसमें पुराने गाढ़े की चादर ओढ़कर बेचारा पुराने गाढ़े की चादर ओढ़कर कांप रहा था, ठीक है, यानी कि पुराना उसके पास चादर था और उसी को ओढ़कर वो कांप रहा था। आप सभी को याद होगा, यहाँ पे चित्र देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो देखिए ये बेचारा एकदम गरीब कैसे कैसे रह रहा है, देखिए पुराना एकदम चादर ओढ़ा हुआ है, ठीक, बांस के पास, एकदम ठंडा का समय है, फिर भी ऐसे ये रह रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने विषय पर, आप लोग को दिखा दी ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता था एक, ठीक है, उसका बेचारा एक कुत्ता है जो उसके साथ रहता है, जिसका नाम है जबरा, क्या नाम है, जबरा। खाट के नीचे उसका एक संगी कुत्ता जबरा मुंह में डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे केहू तरह सर्दी से बच के कू कू कर रहा था, उसको भी ठंडा लग रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम से। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक जम्हाई लेकर चुप हो गया, ठीक है। मतलब जबरा भी उसके साथ आ गया था, तो बोल रहा था तुमके क्या लगा कि हम यहाँ पे हलवा पूरी खाने आ रहे हैं, आओ अब बैठो, अब ठंडा खाओ, नानी के नाम से रो। इससे अच्छा मैं बोल रहा था घर पे पुआल पे रह जाओ, लेकिन तुम मेरे साथ आ गए तो अब तो ठंडा खाना पड़ेगा। ऐसे वो अपने कुत्ते से बोल रहा था, ठीक है। चलिए, उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, ठीक है। कोशिश किया उसने, ठीक है, कोशिश किया हल्कू ने कि मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊं, मतलब हल्कू सोचा थोड़ा समय ठंडे से सो जाऊं, लेकिन इतना ठंडा ठंडा हवा बह रहा था, उसको नींद नहीं लग रही थी, ठीक है। तो कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट कभी उस करवट कर रहा था, ठीक। तो वो उस समय जब कू कू कर रहा था, ये जबरा जब कू कू कर रहा था, तो उसे लगा ना कि शायद मेरे कू कू करने से, मेरे आवाज निकालने से मेरा स्वामी जो हल्कू है वो सो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन कारण वो नहीं था, कारण था ठंडी हवा, ठीक है, ठंडा मौसम। बहुत कह रहा है कि यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिया रही, ये थोड़ा सा, ये जो शब्द है गाली का शब्द है, ठीक है, गाली का शब्द प्रयोग करके कह रहे हैं कि पछुआ हवा, जो पश्चिमी हवा होती है, पता नहीं कहां से बर्फ अपने साथ ले आ रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि बर्फ जैसे एकदम ठंडा हवा आ रहा है ना, तो वही ये बोल रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कहां से ला रहे हैं। उठूं तो फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका, एग्जाम में पूछेगा कितनी चीलम हल्कू पी चुका है जी, तो 8 चीलम, ठीक है, याद रखिए कितना चीलम, 8 चीलम वो पी चुका है, ठीक है। तो बोला कि मन कर रहा है कि फिर एक चीलम पी लूं, क्योंकि रात कट ही नहीं रही है, 8 वो चीलम पी लिया हूँ, किसी तरह से रात काटना है आज, ठीक है, बहुत ठंडा है, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे।
मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। कहते हैं कि हम लोग हैं, इतना मेहनत करते हैं और खेतों में आकर इतना ठंडी में रह रहे हैं, और एक अलग अलग बहुत अमीर अमीर लोग हैं जो आराम से मोटे मोटे गद्दे में, रजाई में ऐसे सोए हुए हैं। बताओ, उन लोग को मतलब मजाल है कि ठंडा उनके पास चला जाए, एकदम शर्मा के वापस आ जाएगा, यानी कि उन लोग के पास ठंडा लगता ही नहीं है, ऐसे ऐसे वो रहते हैं, आराम से मोटे मोटे गद्दे रजाई ओढ़ के रहते हैं, ठीक है। इतना उनके पास मतलब पैसा होता है। और देखो, हम है, मजदूरी हम कर रहे हैं और मजा उन लोग को आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। हल्कू उठा और गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरे ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा, ठीक है। जबरा जबरा पास में बैठा था तो ये अपना चीलम पीने लगा, ठीक है। तो बोला, क्या चीलम पिएगा, ठंडा तो इससे नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा मन बहल जाएगा, ठीक है। कि मन बहल जाता है कि चलो ठंडा से थोड़ा सा जो मन है ना वो हट जाता है, ठीक है। ऐसे होता है। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा, ठीक है। बोला कि ठीक है, आज भर खाली तुम जाड़ा खा लो, ठंडा खा लो जबरा, कल से हम तुम्हारे लिए पुआल बिछा देंगे, पुअरा पुअरा बिछा देंगे, फिर उसके बाद देखना एकदम तुमको ठंडे ही न लगेगा, ठीक है। उसी में घुस के बैठ जाना। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, ठीक है। प्यार से जबरा उसके पास आया, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, ठीक है। मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो जाए अब की सो जाऊंगा, ठीक है। तो हल्कू को उसका गरम गरम सांस लगा के, अरे यार थोड़ा सा गर्म फील हुआ है। नहीं होता है, कुत्ता जब सांस ले रहा है सामने, जब छोड़ रहा है तो गरम गरम निकलता है ना, सांस जब छोड़ता है कोई तो वैसा उसको गरम लगा। खैर वो सोचा कि अब की बार मैं सो जाऊंगा, एकदम निश्चय करके लेटा कि अब की तो सुत जाना है केहू तरह। और एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत की तरह, जो जाड़ा है, ठंडा है, जो ठंडा है वो किसी भूत की तरह उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको एकदम जकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा था, जान लीजिए। आगे देखिए, उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया, ठीक है। इतना उसको ठंडा लग रहा था कि वो जबरा को, अपने कुत्ते को गोद में उठाकर उसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, उसके पीठ थपथपा कर। कुत्ते की देह ऐसा जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था, ठीक है। भले ही कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वो उसे जब गले लगाया था, इस तरह से हक किया हुआ था तो उसको ठंडा नहीं लग रहा था, ठीक है, उसको गरम गरम फील हो रहा था। इसीलिए वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसको बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, उसको इसीलिए उसको पकड़े हुए था, ठीक है। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी, ठीक है। जबरा ने सोचा कि वाह, यही तो स्वर्ग है, देखो कितना मालिक मुझसे प्रेम करता है, मेरे को गले लगाया जबकि मैं इतना गंध मार रहा हूँ फिर भी। लेकिन बेचारा हल्कू कितना सीधा साधा है कि उसको गंध भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना पवित्र आत्मा है उसका। अपने किसी अभिन्न अंग मित्र या भाई को वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे अपनी आत्मा को सब द्वार खोल दिए हो और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, मतलब इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बहुत बढ़िया से बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगला जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि वो अपने भाई को भी ऐसे ही गले लगाता है जिस तरह से उस कुत्ते को गले लगा रहा था, ठीक है। इतना शुद्ध बेचारा था, इतना शांत व्यक्ति था, बढ़िया व्यक्ति था। चलिए आगे देखते हैं। अचानक, सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसे ऐसा लगा, कुत्ते को थोड़ा समझ में आ जाता है ना, ऐसा लगा कि कोई जानवर आ गया है खेत में, ठीक है। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा, ठीक है, भूखने लगा, चुकने नहीं, भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चिमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा, ठीक है। उसे लगा कि कोई जानवर आ गया है फसल बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो वो एकदम उतरा जोश में एकदम। अब उसको ठंडा नहीं लग रहा था, ठीक है, एकदम जोश में, एकदम स्फूर्ति की तरह, एकदम जैसे नहीं जोश होता है, जोश में इधर उधर भागने लगा, तो गर्मी फील होने लगा उसको, ठीक है। तो इधर से उधर, उधर से इधर भोंक रहा था। जब ये जो हल्कू है उसको बुला रहा था, हल्कू किसान
लेकिन ये आ ही नहीं रहा था जबरा। ठीक है, एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता, एक दो समय के लिए आता था और फिर दौड़ के चल जाता था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया, ठीक है, 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को, हवा को धधकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात बीतता जाता है वैसे वैसे ठंडा भी बढ़ता जाता है, होता है ना जी। ये 7 बजे कम ठंडा होता है, 10 बजे ज्यादा होता है, 12 बजे और भी ज्यादा होता है, तो और भी ठंडा ठंडा हवा बहने लगा। ठीक है, हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम ना हुई। ठीक है, उठा और दोनों छाती को ऐसे ऊपर करके ऐसे, ठीक है, ऐसे सिर में उसमें छुपा लिया, फिर भी ठंडा कम ही नहीं हो रहा था, चारों तरफ से हवा लग रहा था, क्योंकि जो चादर थी फटी हुई चादर थी और उसमें गर्मी नहीं होती, गर्मी नहीं थी। ठीक है, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सारा खून जो है वो जम गया है और खून के जगह पे खाली क्या बह रहा है, तो हिम बह रहा है। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ बह रहा है। ठीक है, उसने झुक कर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है, सप्तर्षि अभी आकाश के आधे भी नहीं चढ़े। ठीक है, उसने देखा ऐसे आकाश में, तो क्या सप्तर्षि जो तारा था वो आकाश में अभी आधे भी ऊपर नहीं गए थे। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, यानी कि अभी रात बहुत थी। ठीक है, अभी पहर भर से ऊपर रात है, यानी कि सप्तर्षि जो तारा है वो अगर एकदम ऊपर आ जाता है तब जाके सवेरा होता है, लेकिन अभी आधा भी नहीं हुआ था, तो अभी पूरा बहुत ज्यादा रात बाकी था, आप समझ सकते हैं। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था, यानी कि कुछ दूरी पर, उसके खेत से कुछ दूरी पर आम का बगीचा था। ठीक है, पतझड़ शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें खूब जलाकर तापूं। ठीक है, उसने सोचा कि अरे पतझड़ का मौसम चालू हो गया है, पत्तियां सब नीचे गिर गई होंगी। ठीक है, ठंडा के समय के आसपास पतझड़ पतझड़ भी स्टार्ट हो जाता है, तो पत्तियों को बटोर कर मैं क्या करूंगा, उससे जलाकर आग तापूंगा, तो कितना अच्छा रहेगा, चलो यही करता हूँ। बहुत ठंडा लग रहा है ना जी। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। मान लो कोई देख भी लेगा तो समझेगा कि कोई भूत है शायद, पत्तियां बटोर रहा है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। ठीक है, वो क्या किया, उसको लगा कि हो सकता है जानवर वहां पे हो तो काट उठ सकता है, फिर बोला कि नहीं, ठंडा से अच्छा है कि जानवर भी काटेगा तो चलेगा, लेकिन ठंड से हम यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो गया, थोड़ा सा रहर का जो होता है ना, ये पूरा पौधा वौधा, उसको काट के बढ़िया से तोड़ तोड़ के फिर उसको ऐसे मिला के झाड़ू बना दिया और एक उपला लिया। उपला मतलब गोईठा होता है, गोईठा आप तो सुने, गोईठा, उसको लेके जलता हुआ गोईठा लेके चल दिया एकदम बगीचा की ओर कि जलाएगा। ठीक है, जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापते हैं, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आके सोएंगे, अगर थोड़ा सा गर्मी शरीर में आ जाएगा तब आके सोएंगे, चलो जबरू चलते हैं, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। ठीक है, जबरा बोला चलो ठीक है, कू कू करके ऐसा लग रहा था जिसे बोला ठीक है मालिक चलो चलते हैं। तो वो भी चलने लगा। बगीचे में बहुत अंधेरा था, घुप अंधेरा मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा था, और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदे टप टप टपक रही थी, जो पेड़ है उससे ओस की बूंदे टपक रही थी। ओस मतलब वही शीत की, शीत का वो शीत पड़ता है ना हम लोग की तरफ, तो वो जो बूंदे हो रही है वो टपक रही थी पानी की तरह। ठीक है, एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रहा है। जबरू को कहीं जमीन पर हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था वो, ठीक है, उसी को निचोड़ रहा था। आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का वह ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे, पर वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। ठीक है, जो पत्तियां गिरी हुई होती है उसमें भी तो शीत पड़ा है, वो भी तो ठंडा है एकदम। जैसे बटोर रहा था, बटोर का पहाड़ खड़ा कर रहा था, लेकिन हाथ एकदम ठंडा जम गया था, अब पैर भी एकदम ठंडा हो गया था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो पहाड़ खड़ा करता जा रहा था, यानी कि पत्तियां बटोर रहा था। एक बार उसको मेहंदी के फूलों का झोंका आया, जो कि बहुत सुंदर उसको लगा, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो वो बोला। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख ले बढ़िया से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम लोग का जो भी जाएगा वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। ठीक है, थोड़ी देर अलाव में जल उठा,
उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगे। ठीक है, उसने क्या किया, वो सोच रहा था कि चाहे कितना भी ठंडा लगना है लग ले, उसके बाद जब आग बारेंगे तो तुम ठंडा कहाँ जाओगे तुमको पता ही नहीं है। ठीक है, यही सोच रहा था। तो थोड़ी देर में उसने अलाव जल उठा, यानी कि उसने आग लगाया और एकदम आग बढ़ने लगा। ठीक है, आग ऐसा बढ़ा कि पत्तियों को छूने लगा, वृक्ष के ऊपर एकदम पत्तियों को छूने लगा, यानी कि बहुत ऊंचा ऊंचा बढ़ रहा था। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे को विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश की नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। यानी कि जब समझो कि बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें एक नाव है, ठीक है, तो देखते हैं तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि ऐसे हिलता डुलता दिखाई दे रहा है इकलौता। ठीक वैसा ही यहाँ का नजारा था, हर तरफ अंधेरा था। ठीक है, और केवल वहीं पर जहाँ पे वो आग लगाया था, एकदम आग की लपटें इधर उधर घूम रही थी, जैसे कि कोई नाव है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, चलिए। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठीक है, एकदम अपना कपड़ा खोला और बोला, आओ ठंडा, क्या तुम मेरा कर सकते हो, हम यहीं पे खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि आग के पास है ना, तो उसको ठंडा तो लग नहीं रहा है, गर्मी फील हो रहा है, तो इसीलिए ठंडा को ललकार रहा था कि आओ, जित मेरे को ठंडा कर सकते हो तो आके करके दिखाओ। ठीक है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड तो नहीं लग रही है ना? तो जब्बर ने कू कू करके कहा, मानो कि अब ठंड क्या लग रहेगी, लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझी, नहीं इतनी ठंड नहीं खाते। ठीक है, एकदम जब किसी चीज से खुशी मिलता है तो बिना कहे हम लोग रह नहीं जाते। ठीक है, तो वो भी बिना कहे रहा नहीं गया उसको, तब जब्बर ठंडा नहीं लग रहा है, देखो मैंने ऐसा उपाय किया कि जरा भी ठंडा नहीं लग रहा है ना जी, तो ऐसे वो बोला। तो जबरा भी सोचा अब क्या ठंडा लगेगा, तो वो फिर सोचा कि अरे यार, हल्कू सोचा कि अरे यार पहले सोच लिए होते तो इतना ठंड नहीं खाना पड़ता, पहले ही सोच लेना चाहिए था। जबरा ने सहमति में पूछ हिलाया। ठीक है, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। बोला कि चलो ये जो अलाव जो है, यानी कि जो अंगारे निकल रहे हैं ये जो आग में से, उसको कूद के पार करते हैं। ठीक है, मतलब खेलने कूदने का मन करे, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार आंखों से देखा, नेत्रों से। मुन्नी से कल कह मत देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जय लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। ठीक है, वो बोला कि मुन्नी से मत बोलना, ठीक है, कि मैं ऐसा ऐसा गेम खेल रहा था। चाहे कितना भी हो, बीवी से तो डर लगता ही है बेचारे को। ठीक है, तो डरना पड़ता है भाई बीवी से। तो वो कूदा और आग से साफ ऊपर निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा पैर में लगा आग, लेकिन इससे इसको के कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा का समय है, थोड़ा सा पैर उधर करेंगे ठंड हो जाएगा क्या जी, तो ऐसे हो गया, साफ निकल गया वो ऊपर से। ठीक है, अब जबरा की बारी थी, देखते हैं क्या होता है। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हो गया। जबरा क्या किया है, आग के जैसे आग जल रहा है ना, तो ऐसे ऐसे घूम घूम के वापस चला गया। ये ऊपर से कूद के हुआ था, हल्को जो था ऊपर से कूदा था, और वो ऐसा इर्द गिर्द घूम घूम के आ गया वापस। तो बोला ऐसे नहीं चलेगा। हल्कू ने कहा, चलो चलो चलो, इसकी सही, ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया। पत्तियां चल चुकी थी, बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर से राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, हल्कू उधर से फिर कूद के इधर आ गया। ठीक है, अब समय ऐसा आ गया कि आग तो हमेशा जलता नहीं रहेगा, तो आग हमेशा बुझ गया था, लेकिन नीचे जो राख था उसमें आग बचा हुआ था। होता है ना कि आग नीचे बचा हुआ रहता है, भले ऊपर दिख नहीं रहा है, तो कभी कभी हवा का झोंका आता था तो वो जल उठता था, ऐसे ऐसे हो रहा था। ठीक है, चलिए। पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। वो आग जो है, आग थोड़ा सा बढ़ेगी फिर बुझ जाएगी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों त्यों शीत बढ़ती जाती थी। आलस से दवाएं लेता था और जबरा जोर जोर से भोंक कर खेत की ओर भागा। ठीक है, क्या हुआ, अब आराम से हल्कू अपना चादर ओढ़ के आराम से गर्म राख के पास आराम से बैठकर गीत गुनगुना रहा था। ठीक है, गीत गुनगुना रहा था, और जो ये जबरा है वो ये जोर जोर से अचानक भौंकने लगा। ठीक है, अचानक भौंकने लगा। क्या हुआ देखते हैं भाई। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। हल्कू को भी, किसान को भी समझ में आया, हल्कू किसान को भी समझ में आ गया कि जबरा भौंक रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई, इसको फील भी हो गया कि शायद वहां पे कोई मेरा जानवर है जो मेरा फसल को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, शायद नीलगायों का झुंड है। किस चीज का झुंड है, तो नीलगायों का झुंड। हल्कू किसान के खेत का सर्वनाश किसने किया, तो नीलगायों के झुंड ने, याद रखिएगा।
उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। ऐसा लग रहा था कि चबा चबा कर उसका फसल खा रही है। उनके चबाने की आवाज चर 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 सुनाई देने लगी। सने दिल में कहा, उसने उसने जो दिल में कहा, उसने जो हल्कू था दिल में अपने मन से कहा कि नहीं नहीं नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में कैसे आ सकता है, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, कहा अब तो आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से अपने आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा नहीं दे सकता था, ठीक है। मतलब वो इतना आलसी हो गया था ना, उसको आग से हटने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। आग से उसको बाहर जाने का, उधर आने का खेत में मन नहीं कर रहा था, इतना ठंडा है। तो बोला कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है जबरा, जबरा के रहते हुए कौन खेत में आ जाएगा जी। जबकि आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कोई बड़ा नीलगायों का झुंड है जो खेत को नष्ट कर रहा है, वो लोग, ठीक है, चर रहा है, उस पर कूद फान रहा है, तो यानी कि फसल नष्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को धोखा दे रहा है ऐसे ही हल्कू, कि नहीं नहीं नहीं, जबरा के होते हुए ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई नहीं होगा, ऐसा उसको लग रहा है। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। अगर वो जगह से अपने हिल रहा था तो उसको जहर लग रहा था कि मैं इस जगह से कैसे हिलूं, इतना ठंडा था ना, इसी वजह से। कैसा दंदाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में। खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो, ठीक है, लियो लियो करके उसने आवाज निकाला कि इस तरह से यहीं से भाग जाए, ठीक है। उसको तनिक भी वहां से हिलना एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा था, एकदम जहर जैसा लग रहा था। यहाँ से कैसे मैं निकलूं बाहर, ठीक है, इतना ठंडा है बाहर, यहाँ इतना अच्छा गर्म लग रहा है, जाने का मन करेगा नहीं, मन करेगा। तो वही हाल था। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश डाल रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। हल्को पक्का इरादा करके उठा, 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला, बिच्छू का डंक मारने वाला झोंका आया कि फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। सोचा कि चलो इस बार जाएंगे और उन लोग को भगा के आ जाएंगे। 2-3 कदम चला, तो इतना ठंडा हवा बहा, ऐसा लग रहा था बिच्छी कोई डंक मार दिया शरीर में। फटाक से आके फिर आग के पास बैठ गया, ठीक है, और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा, ठीक है, अपना शरीर को एकदम राख में जाके गरमाने लगा, ठीक है। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया की डालती थी, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था, ठीक है। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया, ठीक है। उसको एकदम मने नहीं कर रहा था कि इधर से उधर जाए। वो सोच रहा था कि चलो ये सब सपना है, इससे अच्छा हम सो जाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा बाद में। चादर ओढ़कर उसी गर्म राख के पास आराम से सो गया, ठीक है, नींद उसको बढ़िया लगा। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी, और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है, एकदम आराम से सो रहा है, सूरज निकल गए, फिर भी सूरज भगवान निकल गए। मुन्नी आ गई, बोले कि अरे अभी भी सोते रहोगे क्या, तुम यहाँ आपके सोए हो और वहां पूरा खेत सर्वनाश हो गया है खेत का, ठीक है, ऐसे बोले। बोला तो वो बोले कि बोली वो मुन्नी, तो ये बोला कि अरे खेत से आ रही हो क्या तुम, बेचारा डरा हुआ है, देखना बहाना बनाएगा। मुन्नी बोली, हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया है, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे मड़िया डालने से क्या हुआ। हल्कू ने बहाना किया, ठीक है, कि कैसे सो गए तुम, बताओ, तुम यहाँ पे आए थे खेत की रखवाली करने के लिए, और सारा खेत का सर्वनाश हो गया, नीलगायों को झुंड ने एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये देखिए क्या बहाना बनाता है हल्कू किसान, बहाना बनाता है, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ ना कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आ गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो, ठीक है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई, ठीक है। क्या हुआ कि आराम से वो बोला कि अरे तुमको अपना खेत का है, मैं तो मरते मरते बचा, पेट में ऐसा दर्द हुआ था कि हम ही जानते हैं, ठीक है, तुमको क्या पता है। तो फिर वो मान गई, बेचारी बीवी है, मान गई। फिर सभी लोग दोनों लोग आए खेत पर, खेत एकदम सर्वनाश हो गया था। अब बेचारा रात भर जबरा चिल्लाया है तो वो तो सो ही ना जाएगा, तो चितान लेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है उसमें कोई जान ही नहीं है, प्राणे नहीं है उसमें, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो मुन्नी बेचारी बहुत ही उदास थी, मुन्नी बहुत उदास थी खेत का हालत देखकर, पर हल्कू प्रसन्न था, ठीक है, और चिंतित होकर बोला कि अब मजदूरी, लेकिन वो चिंतित होकर बोली मुन्नी कि अब मजदूरी करके मलगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू प्रसन्न मुख से बोला, रात में ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, भले
भले मैं मेहनत कर लूंगा लेकिन ठंडा के समय में सोना तो नहीं पड़ेगा, जान छूटी मेरी। ठीक है, एकदम खुश था हल्कू। कौन उदास थी? मुन्नी उदास थी और हल्कू एकदम खुश था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग एकदम बढ़िया से इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा हर एक लाइन। और कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, एकदम बढ़िया से आइएगा और उसको भी देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।